मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास लेसन नंबर 5 साइंस में साइंस का लेसन नंबर 5 बच्चों आपका चला हुआ है और जिसका नाम है लेसन नंबर 5 जो आपको बताया गया जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका चला है और यहाँ इस लेसन में हम पहुँच गए हैं कोशिका द्रव तक। ठीक है बच्चों, ये कोशिका द्रव, इस लेसन के अंदर आप कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, शरीर की जो सबसे छोटी इकाई बताई गई है उसके अंदर यह कोशिका द्रव पाया जाता है। और कोशिका द्रव जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड पाया जाता है, ऐसे ही कोशिका के अंदर अगर कोशिका द्रव है तो ये समझ लीजिए कि वो एकदम जीवित है। प्याज की झिल्ली तथा शुरू करते हैं बच्चों कोशिका द्रव से। जब हमने प्याज की झिल्ली अथवा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। ठीक है बच्चों, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जो कि एक तरल के रूप में होता है और इसमें कोशिका द्रव में बहुत से कोशिकांग होते हैं जो उस कोशिका के अंदर ही स्थित होते हैं। इनमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं घटक होते हैं जिनको हम कोशिकांग या कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव बनता है या जीव द्रव कहते हैं। जब कोशिका द्रव और केंद्रक आपस में होते हैं, मिलते हैं तो वो जीव द्रव का निर्माण करते हैं और जीव द्रव को कहा गया जीवन का भौतिक आधार। क्या कहा गया बच्चों? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जैसे ब्लड के बिना मनुष्य का शरीर निसहाय हो जाता है या समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से पौधे के अंदर जीव द्रव का पाया जाना बेहद ज़रूरी होता है। कोशिका द्रव और केंद्रक मिलकर के जीव द्रव का निर्माण करते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, अर्थात क्योंकि जीव दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं होती हैं जो सूक्ष्म श्रेणी के जीवों में पाई जाती हैं, किंतु यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो उच्च श्रेणी के जीवों में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, उच्च श्रेणी के जीवों में, यहाँ तक कि मनुष्य के अंदर भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही होती हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस को उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। तो इस तरीके से ये जीवन बच्चों इनका चलता रहता है। नेक्स्ट है कोशिका अंगक, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक जो है ऊतक तंत्र का निर्माण करता है, ऊतक तंत्र बच्चों एक तरीके से अंग का निर्माण करता है और ये सभी अंग मिलकर पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं, पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो अब इसमें ये देखना होगा कि कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं जो कि कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है बच्चों, चाहे वो यूकैरियोटिक है, किंतु कोशिकांग सभी में पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, गोल्जिका है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये सभी कोशिका के अंदर, वो चाहे कितने भी छोटे साइज की हो, सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड्स इत्यादि जो होते हैं वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले होते हैं और कोशिका, उनको ही हम कोशिकांग कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक अंग है जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं।
तो इनकी भी हम कोशिकांग के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे अंतःपर्दवी जालिका है, गोल्जी कोय है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हैं, और इसके अतिरिक्त भी कोई और हैं, तो वो सभी प्रत्येक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, इसका कार्य क्या है। अंतःपर्दवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा यंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। अंतःपर्दवी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए एंडोप्लाज्मिक का मतलब E और रेटिकुलम का मतलब R। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका RER तथा चिकनी अंतःपर्दवी जालिका SER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह कार्य करता रहता है। SER वसा तथा लिपिड्स अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायक करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवाश्म जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं कार्बन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य और कोशिका द्रव के मध्य एक केंद्रक स्थापित करना होता है, जिससे पूरी कोशिका के हर अंग पर या हर कार्य को ये नियंत्रित आसानी से कर सके। ठीक है बच्चों, यकृत की कोशिकाओं में SER20 तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ER शॉर्ट फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो इसमें आपको विभिन्न प्रकार के काम वर्क या ये बताए गए हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का निर्माण करती है। ठीक है, पूरे ही कोशिका द्रव का निर्माण करते हैं। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं कि यकृत की कोशिकाओं में SER20 तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब है गोल्जी का है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कैमिलो गोल्जी ये वैज्ञानिक का नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो कैमिलो गोल्जी ने ही इस उपकरण को तैयार किया था, तो उन्होंने अपने ही नाम पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी इंस्ट्रूमेंट ये रख दिया है। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है, जो एक दूसरे के ऊपर असमांतर रूप में सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। और ये कुंडिका ऊपर नीचे जो है बच्चों लगी रहती हैं, और इसमें जो है एक के ऊपर दूसरी जुड़ी होने के कारण ये एक दूसरे से समांतर भी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि समांतर दिशा में सभी जो हैं नलिकाएं खुली हुई हैं। इन झिल्लिकाओं का संपर्क ER झिल्ली से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ठीक है बच्चों, ये कोशिका का चित्र आप देख रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल हैं पुटिका में पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा
कोशिकाओं में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। इस वीडियो में बच्चों आपको बता दिए गए हैं कि कौन सा खाद्य जो है बनाया जाता है, कौन से को हम अपने घर पर तैयार करते हैं, किसको हम दुकान से खरीदते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लाइसोसोम। जैसा कि आप जानते हैं शरणार्थ दृष्टि में लाइसोसोम एक झिल्ली के में घिरी हुई रचना है जिसको पाचक एंजाइम कहते हैं। आरईआर इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थों एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को वंचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थों जैसे बैक्टीरिया, वायरस अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय उपापचय मेटाबॉलिज्म के प्रावधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को वंचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से लाइसोसोम नुकसान पहुंचाता है कि वो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उसके सामानों को भी एक तरीके से उस पर भी इस तरीके का जो है ये किया जाता है जिससे जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगर बच्चों ये इस तरीके से लाइसोसोम जो अंगक है कोशिका के अंदर ही फट जाए तो ये कंप्लीट कोशिका को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये कैमिलियो गोल्जी के बारे में बताया गया था, कब जन्म हुआ है इसका और कब मृत्यु हुई है, कौन से कार्य इन्होंने अपने जीवन काल में किए, कौन सी बुक्स लिखी और क्या क्या कार्य इन्होंने किए, ये सारी हिस्ट्री इसमें जो है दी हुई है। बच्चों को ये भी पढ़ना चाहिए जिससे हम गोल्जी का है तो पढ़ें, किंतु गोल्जी को किसने कोशिका के अंदर खोज निकाला इसकी भी हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसमें जितनी भी ऊर्जा शरीर के अंदर संचित होती है वो सभी एटीपी के रास्ते माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संचित होती है। और जब कोशिका को कहीं भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से संचित जो ऊर्जा है उसको ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, और ये एटीपी के रूप में जो इसमें ऊर्जा संचित रहती है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। बच्चों एडीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफास्फेट, एएमपी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इस तरीके से ये एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित रहती है और जब ज़रूरत एनर्जी की आवश्यकता होती है तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के रास्ते उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, जब भी आवश्यकता होती है तब वो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया से ही ऊर्जा लेते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। प्लास्टिड्स हैं बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये इसके द्वारा जो पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन और प्लास्टिड्स होता है, ल्यूकोप्लास्ट में श्वेत और रंगीन प्लास्टिड्स होता है। ठीक है, और जो ये कलर होते हैं पुष्पों के अंदर, फूलों के अंदर, पत्तियों में विभिन्न प्रकार के कलर हमें दिखाई देते हैं तो ये प्लास्टिड्स के द्वारा ही हैं। प्लास्टिड्स हमें जो है फूल, पत्ती, पौधा सभी के कलरों को अलग अलग करके बता देता है कि इस तरह के जो फल हैं या इस तरीके की जो पत्तियां हैं या फूल हैं वो इस प्रकार के पौधे पर ही लगे होते हैं।
तो ये क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के रूप में जो है इसमें दिखाई देता है बच्चों। इनको हम पढ़ सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के कारण ये कंप्लीट पौधा हरा दिखाई देता है। और क्रोमोप्लास्ट का रंग क्योंकि लाल होता है तो कई पौधों के अंदर लाल कलर के भी फल आते हैं, जैसे हम टमाटर। जब टमाटर बच्चों कच्चा होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है, और जब वो टमाटर पक जाता है तो वो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित होकर उसके रंग को भी लाल कर देता है। इस तरीके से प्लास्टिड्स का कार्य है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है रसधानियाँ। बहुत से वैक्यूल्स जिनको हिंदी में रसधानियाँ कहा जाता है, वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। क्या नाम है बच्चों? वैक्यूल्स या रसधानियाँ। जंतु कोशिका की जो रसधानियाँ वो अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, और जो पादप कोशिकाएं हैं उनकी जो रसधानियाँ वो लगभग छोटी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव भरा रहता है। ये जो वैक्यूल्स होते हैं बच्चों, सभी साइटोप्लाज्म इसी के अंदर भरा रहता है, और ये कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। वैक्यूल्स में भरे रहते हैं बच्चों सब। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरीके से वैक्यूल्स का कार्य है कि बच्चों जो जितना भी कोशिका के अंदर वेस्टेज प्रोडक्ट है उनको सब अपने अंदर इकट्ठा करना और शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ और भी इनके मुख्य कार्य हैं रसधानियों के, जिनमें जीव द्रव या साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ठीक है बच्चों। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन क्रिया, पोषण क्रिया तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, वे श्वसन क्रिया करते हैं, पोषण की क्रिया होती है, अपशिष्ट पदार्थ जितने वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं उन सभी को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो जाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर हम इस कोशिका का अध्ययन करते हैं तो समझ लीजिए संपूर्ण क्रियाएं इस कोशिका के अंदर होती हैं। पूरे शरीर का निर्माण इस कोशिका के द्वारा होता है, इसलिए हम कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और इंग्लिश में बच्चों समझ सकते हैं द फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है। पूरे शरीर की रचना इस कोशिका के द्वारा होती है। पूरे शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो सब इस कोशिका के द्वारा संपादित होते हैं, इसलिए हम सेल को या कोशिका को शरीर की सबसे छोटी इकाई मानते हैं, और साथ साथ में इसको रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी माना गया है। बच्चों ये वीडियो अभी आपका यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिका विभाजन के बारे में आपको समझा करके भेजा जाएगा। और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो बुक से देख करके आप अपनी प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं आता है तो स्कूल में कांटेक्ट करके स्कूल में पूछ सकते हैं। थैंक यू।